नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 18 मई 2024 एंड असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स एनालिसिस में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे असम ट्रिब्यून का यहाँ पे बात की गई है, स्टिल डोनिंग विथ कॉलोनियल हैट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्योंकि यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बतलाया गया दैट हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इंडिया की, ये अभी भी ब्रिटिश के समय के जो मेंटालिटी है उसको लेकर अभी भी चल रही है। और एक बहुत ही बड़ा हमें गैप देखने को मिल रहा है बिटवीन द सिटीजन्स एंड द बाबूज। और यहाँ पे बाबूज कौन बोला गया है? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो अपॉइंटेड लोग हैं, राइट। सो यहाँ पे बात की गई है इस मूवी का, और इस मूवी के कंटेक्स्ट में बात किया गया, दैट इज़ 12th फेल मूवी के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है दैट हमारे देश के जो यूथ है अनडाउटेडली ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए बाय दिस ट्रू स्टोरी ऑफ मनोज कुमार शर्मा, जिसमें जो क्या 12th फेल में डिपिक्ट किया गया था दैट वो एक गांव के बच्चे थे एंड 12th क्लास में यूजुअली बच्चे फेल कर जाते हैं, तो यूजुअली बच्चे क्लासेस छोड़ देते हैं, बट नहीं, वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट से उनकी मुलाकात हुई है। फाइनली उन्होंने भी ये एग्ज़ाम क्लियर किया। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट इस मूवी ने जो स्टूडेंट्स के फील्ड में जो बच्चे थे ना, वो हर एक स्टूडेंट अपने आप को इस मूवी से रिलेट कर रहा था। हर एक मिडिल इंडियन क्लास यूथ जो है वो इससे रिलेट कर रहा था, और वो भी इंस्पायर होकर कहीं ना कहीं ज्वाइन करना चाहता है सिविल सर्विसेज को। बट ये जो आपकी एस्पिरेशंस है, ये जो बच्चों की एस्पिरेशंस है एंड जो रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या जो आप बच्चे एस्पायर कर रहे हैं और जो रियलिटी है, क्या वो एक है? समझते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है दैट अनडाउटेडली हम लोग एक आइडियलिस्टिक दुनिया में हैं। जब भी UPSC एस्पिरेंट या फिर APSC एस्पिरेंट कोई भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो लोग जो आंसर्स देते हैं ना अपने इंटरव्यूज़ में, काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक आंसर्स होता है दैट जिसमें बोलेंगे हाँ हम लोग तो कमिट कर रहे हैं दैट सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट करेंगे, ये वो फलाना डिकना, अच्छी बातें, राइट। बट जब रियलिटी में जब वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, तब उन लोगों को देखने को मिलता है दैट डिस्क्रिपेंसीज अराइज होते हुए देखने को मिलता है। क्योंकि सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, और ये जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड कर रहा है, उसमें इन लोगों को आसमान ज़मीन का अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि देखो जो भी IAS ऑफिसर है, ही इज़ एट द टॉप ऑफ हायरार्की। उसके अंडर जो है लोअर हायरार्की में बहुत सारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उसके भी अंडर लोअर हायरार्की में बहुत सारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। बहुत समय क्या होता है ना, इन ऑफिसर्स का कांटेक्ट इन ऑफिसर्स से डायरेक्टली नहीं हो पाता है। तो वही बोला गया, लोअर ग्रेड ऑफिशियल्स जो है दे ऑफन फाइंड इट स्ट्रगल टू एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम टू सीनियर ऑफिशियल्स। ये जो है सीनियर ऑफिशियल्स को अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि देश में ब्रिटिश राज का इन्फ्लुएंस अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। दैट इज देयर इज अ लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म। क्या है वो? बोला जा रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है द हायरार्कियल एंड डिस्टेंट अप्रोच विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और वो क्या है? वो है बाबू कल्चर। बोलते नहीं पहले जो बाबू, अब बाबू कल्चर क्यों बोला गया है ना? बाबू मतलब वो नहीं, बाबू मेरे बाबू ने थाना थाया, वो वाला बाबू नहीं। यहाँ पे बाबू वाला कल्चर मतलब मैं बोल रहा हूँ दैट वो क्या बोलता है, जो ऑफिसर्स को बोला जाता है ना, अरे ऑफिसर बाबू आ गए, ऑफिसर बाबू, तो वही वाला बाबू कल्चर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट देखो कहीं ना कहीं सिटीजन्स कोई भी रीजन का, और वहाँ पर जो IAS IPS व्हाट्सएवर द ऑफिसर्स आर देयर, उनके बीच में अभी भी हमको डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमारे सिस्टम में प्रोटोकॉल्स ही ऐसा है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स ही ऐसे बने हुए हैं, जैसा अगर आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम है ना, सो एट टाइम्स यू विल नॉट बी, यू कैन डायरेक्टली यू आर नॉट अप्रोचेबल टू द IAS ऑफिसर्स, राइट। यू हैव टू गिव एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन वो सब, ये बहुत झमेला है, राइट। या फिर लोअर डिवीजन के ऑफिसर्स से आपको बात करना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से हायर डिवीजन के ऑफिसर्स, समझ रहे हो? तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हुए वही बोला गया दैट अभी भी दैट सिटीजन्स और ऑफिशियल्स के बीच का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना दैट इंटरव्यू में जो ये अच्छी बातें बोली जाती है दैट हाँ हम लोग ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, बट तो वो क्या ग्राउंड लेवल में एक्चुअली में एग्जीक्यूशन होता है? वही हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बोला जा रहा है इंटरनलाइज्ड ऑपरेशंस, दैट इज ऑफिसर में अननोइंगली अडॉप्ट बिहेवियर या फिर एटीट्यूड्स ऑफ एन ऑपरेसर। ये तो हम लोगों ने देखा ही है दैट, क्योंकि
पावर के साथ देखो क्या होता है ना, दैट विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर आप पावर को नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आप एक्ट करोगे एज एन ऑप्रेसर। ठीक है, सो यही सब प्रॉब्लम आ जाता है। दैट ये सब क्या है, अगर देखो आप क्या हो, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, है ना। पब्लिक सर्वेंट मतलब टेक्निकली अगर सर्वेंट का हिंदी क्या होता है, नौकर, राइट। मतलब आप पब्लिक को सर्व कर रहे हो, अनडाउटेडली आपको पावर मिला है, बट यू शुड नॉट बिहेव एज अ डिक्टेटर। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू आर नौकर इन रियलिटी, ऑफ कोर्स इतना मेहनत से एग्जाम क्लियर किए, नो यू आर नॉट अ नौकर, बट यू आर नॉट अ डिक्टेटर एज वेल, राइट, है ना। सो ये चीज़ों को सोचना पड़ेगा। तो वही चीज़ें बहुत समय ये नज़रअंदाज कर जाते हैं, इसीलिए तो बोला जा रहा है ना दैट एक हमें लेगेसी देखने को मिल रहा है कोलोनियलिज्म का। तो सवाल होता है दैट व्हाट आर द अकाउंटेबिलिटी इश्यूज। देखो अकाउंटेबिलिटी इश्यूज भी हमको इस एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत समय ऑफिसर्स के ऊपर करप्शंस के एलिगेशंस लगते हैं। क्लियरली बोला गया है, इंस्टेंसेस ऑफ करप्शंस अमंग द रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया अमंग द रिटायर्ड ऑफिसर्स। करप्शन शायद ऐसा भी हो सकता है दैट जब भी अभी के रिटायर्ड ऑफिसर्स मतलब दे आर बीइंग सिलेक्टेड इन शायद 2000 से भी पहले, राइट, दैट इज़ इन 20th सेंचुरी वाले ऑफिसर्स हो सकते हैं, राइट, जो कि रिटायर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का तो 60 साल हुआ होगा ना। अभी जो 2000 के बाद जो जिनका जन्म हुआ है या फिर जिनका अपॉइंटमेंट हुआ, शायद उनका रिटायरमेंट बहुत ही कम होगा, राइट। सो मैं बोल रहा हूँ दैट उस समय कहीं ना कहीं एथिकल गाइडलाइंस की शायद कमी रही होगी, बट अभी तो खैर एथिक्स भी पढ़ाया जाता है, राइट। तो अभी तो करप्शन के एलिगेशंस नहीं लगने चाहिए, बट अभी भी हम लोग को बहुत समय आप न्यूज़पेपर में देखोगे दैट ये यंग ऑफिशियल जो है, जो क्या 2018 बैच में एडमिशन हुआ था, उसको पाया गया दैट वो करप्शन में इन्वॉल्व है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो क्या अंडर रिपोर्टेड है। जैसे क्लियरली बोला जाए, देयर इज डिफिकल्टी इन अपोजिंग द पावरफुल ऑफिसर्स विच लीड्स टू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैल प्रैक्टिसेस, राइट। तो वही बोला गया दैट कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हमें देखने को मिल रहा है अपोजिंग द ऑफिशियल पावरफुल ऑफिसर्स, जिसके कारण अंडर रिपोर्टिंग हो जाता है, राइट। क्योंकि आप ऑफिसर्स पावरफुल, आप उसके खिलाफ किसको कंप्लेन करोगे। से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी रीजन का डीएसपी है ना, और मतलब वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। आप उनके खिलाफ किसको कंप्लेन करने जाओगे। वही तो सरकार है, पुलिस ही तो सारे रूल्स को रेगुलेट करती है। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो वही बोला गया दैट यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक मैल प्रैक्टिसेस जो है वो अंडर रिपोर्ट रह जाती है। तो सवाल होता है दैट क्या हमको इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। जी हाँ, हमें सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेसेस में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। हमको एम्फेसाइज करना पड़ेगा ऑन मोरल वैल्यूज़, है ना। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसको एनालाइज करना पड़ेगा ऑन द मोरल वैल्यूज़ ऑफ द एस्पिरेंट्स, साथ ही साथ हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एआई। जी हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को हमको मेक श्योर करना पड़ेगा दैट उसको इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, इनके भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को हमको इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। तभी हम मेक श्योर कर सकते हैं दैट हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस हो सिविल सर्विसेज में वो और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो सके। हमको फोकस करना पड़ेगा ऑन पब्लिक सर्विसेज। दैट इज़ बोला जा रहा है ट्रेनिंग शुड इंस्टिल अ कमिटमेंट टू सर्व द अनप्रिविलेज्ड एंड मेंटेन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक। मतलब ऐसा ट्रेनिंग देना पड़ेगा जिससे क्या वो अनप्रिविलेज्ड को सर्व करे में कमिट हो और साथ ही साथ पब्लिक के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में हो, जिससे ये बाबू कल्चर जो है वो चला जाए, राइट। और फिलोसफी ऑफ फिलोसोफर किंग, दैट इज ट्रेनिंग शुड एम टू डेवलप मोरली एंड इंटेलेक्चुअली सूटेड ऑफिसर्स, है ना। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ सिस्टमेटिक रिफॉर्म, क्यों नहीं नीड है भाई। अगर सिस्टमेटिक रिफॉर्म हम लोग लाएंगे तो ही तो हम लोग अपने समाज में पॉजिटिव चेंज ला सकेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया एक लॉन्ग टर्म विजन के बारे में, दैट इज़ रिफॉर्म एफर्ट्स जो है उसको एम ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो क्रिएट किया जा सके हम लोग एक मोर अकाउंटेबल, एम्पैथेटिक और कम्युनिटी ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर हमारे देश में। समझ गए बात। अब चलो नेक्स्ट आर्टिकल में आ रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल डील की गई है यहाँ पर फ्रॉम आसाम ट्रिब्यून रिगार्डिंग द प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल म्यूजियम्स। देखो दोस्तों, ट्रेडिशनल जो म्यूजियम्स है ना, ट्रेडिशनल म्यूजियम मतलब वैसे म्यूजियम जिसमें ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल चीज़ें रखी हुई रहती है। इससे क्या होता है, देखो ये म्यूजियम में ये क्यों रखा हुआ रहता है, हम लोग को क्या काम है, इससे हम लोग सीखते हैं दैट हमारे पास्ट के जो लोग हैं, है ना, वो लोग कैसे जीते थे, कैसे अपना दिनचर्या चलाते थे, और अभी के जो सामान है वो कैसे इवॉल्व किया है। देखो जैसे ये देख रहे हो, ये जग है, कैन यू सी दैट। पहले ज़माने में इतने बड़े बड़े जग होते थे, ऐसे जग। अभी के ज़माने में कैसे जग, कितने स्टाइलिश जग निकल गए ना, राइट। तो वही बोल रहा हूँ दैट
अब देखो ट्रेडिशनल म्यूजियम्स को प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, क्योंकि बोला जा रहा है दैट अभी जो वर्ल्ड है ना, दुनिया बहुत ही रैपिडली हमको चेंज होता हुआ वो दुनिया देखने को मिल रहा है। और यस, द वर्ल्ड इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, और कहा जा रहा है दैट वर्ल्ड को ओवरकम करना पड़ेगा चैलेंज जो क्या थ्रेटन कर रही है इनकी रिलेवेंस एंड सस्टेनेबिलिटी को। इसीलिए इस आर्टिकल में भी फोकस किया गया है दैट ट्रेडिशनल म्यूजियम को हम लोग को क्यों बचाना चाहिए और ट्रेडिशनल म्यूजियम क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। सबसे पहले तो जो चेंजिंग लैंडस्केप की बात की गई है वो बात बोली गई है दैट अभी जो दुनिया है वो डिजिटलाइज हो रही है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है, राइट। और ट्रेडिशनल म्यूजियम जो है इट इज़ ग्रैपलिंग विद द नीड टू रिमेन रेलिवेंट इन द एरा ऑफ रैपिडली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भले ही कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, बट अभी भी ट्रेडिशनल म्यूजियम्स को लेकिन समय के साथ साथ इनकी वैल्यूज़ इनफैक्ट बढ़नी चाहिए। तो सवाल होता है दैट इट इज़ क्रूशियल फॉर प्रिजर्वेशन। यस, अनडाउटेडली बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग अभी बात करेंगे, बट यस इनका प्रिजर्वेशन जो करना है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर कम्युनिटी का वेलबींग एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि ये हमारे कल्चर का पार्ट है। हमारे पूर्वजों ने कैसे रहा है, क्या लिखा है, उन सब के ही एविडेंसेस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, राइट। सो इवेंचुअली दैट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड, राइट। सो गार्जियन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, अनडाउटेडली बोला जा रहा है दैट ये जो ट्रेडिशनल म्यूजियम्स है ये नर्चर कर रही है हमारे कल्चरल हेरिटेज को। क्योंकि आप सोचो ना, ये अगर म्यूजियम में नहीं रहता तो आपके घर में रहता तो कुछ चोरी हो जाता। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो इसलिए तो बोला म्यूजियम सर्व करते हैं एज अ गार्जियन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, क्योंकि इसके थ्रू आप प्रिजर्व करते हो आर्टिफैक्ट्स और आर्टवर्क्स जो क्या एम्बॉडी कर रही है ह्यूमन हिस्ट्री और क्रिएटिविटी को। There is spaces for education and research. That is, they provide spaces for education, research, reflection and inspirations. साथ ही साथ ये फॉस्टर कर रही है कम्युनिटी के कोहेशन को भी। दैट इज़ इसके थ्रू जो है एक शेयर एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं, राइट। मतलब कहीं ना कहीं इट इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग दैट यस ये मेरे भी पूर्वज है, ये आपके भी पूर्वज है और ये दुनिया के पूर्वज है, और ऑफ कोर्स इन्हीं से कोई कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन्स भी सीखते हुए आ रही है। इसकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि इट इज़ अ कोर मिशन ऑफ एजुकेशन। यस, म्यूजियम ऑफर्स हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो क्या कॉम्प्लीमेंट कर रही है फॉर्मल एजुकेशन को थ्रू क्यूरेटेड एग्जीबिशंस एंड इंटरेक्टिव डिस्प्लेस, और साथ ही साथ एक्सटेंशन ऑफ क्लासरूम लर्निंग। दैट इज़ ये कहीं ना कहीं कोलाबोरेट करती है विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और साथ ही साथ प्रोवाइड करती है रिसोर्स और प्रोग्राम्स जिससे इन्हें अंडरस्टैंड किया जा सके विद डाइवर्स सब्जेक्ट रिलेटेड टू कैसे इंसान का दिनचर्या होता था, कैसे हमारे पुराने जो राजा है वो लोग किस टाइप का ड्रेसेस पहनते थे, किस टाइप के तलवार या फिर किस टाइप के वेपन्स यूज़ करते थे। इन सब का कहीं ना कहीं एविडेंसेस हम लोग को देखने को मिलता है। बट वही बात बोला जा रहा है दैट ये जो कल्चरल म्यूजियम्स हैं, ट्रेडिशनल म्यूजियम्स हैं, इनको कुछ चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस है? सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज है। क्यों? क्योंकि अब इनको अगर प्रिजर्व करना तो फंड चाहिए, सरकार तो फंड ज़्यादा नहीं देती है, राइट। इनकी अटेंडेंस दैट इज़ यहाँ पर जो बच्चे लोग आते थे पहले वो भी धीरे धीरे घटता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि विजिटर्स का प्रेफरेंस धीरे धीरे चेंज हो रहा है, राइट। तो इससे अब बताइए ना इनको कैसे, अब हम और आप जैसे विजिटर्स जब जाएंगे तो ही तो टिकट खरीदेंगे ना, तो ही तो इनको पैसे मिलेंगे। हम अगर नहीं जाएंगे तो इनको कैसे पैसे मिलेंगे? समझ लो बात। नेक्स्ट इज अडॉप्ट हमको करना पड़ेगा एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव फंडिंग सोर्स हमको ले आना पड़ेगा, नहीं। क्योंकि अनडाउटेडली ये कॉम्पिटेटिव मार्केट है, राइट। अभी लोग म्यूजियम में नहीं जाएंगे, बट वहीं पर अगर मैं एक वाटर पार्क बना दे रहा हूँ ना, लोग वाटर पार्क में मस्ती करने ज़रूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नाच होता है, गाना होता है, वहाँ पे नहा सकते हैं। समझ लो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। बट यहाँ पर क्या नहा सकते हो तुम? कुछ नहीं। बट टिकट भी लोग बोलेंगे अरे 50 रुपये यहाँ पे क्यों टिकट दे, उससे चलो वाटर पार्क में खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। अब यहाँ पे समझ रहे हो, तो लोगों को सीखने का जो आग्रह है ना वो नहीं है, उसको हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। इम्प्रेस करना पड़ेगा डिजिटल इनोवेशंस को। बोला जा रहा है वाइल प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल मॉडल्स, म्यूजियम्स को हमको इम्प्रेस करना पड़ेगा विद डिजिटल टूल्स जिससे इन्हांस किया जा सके एक्सेसिबिलिटी, आउटरीच और एंगेजमेंट को। नेक्स्ट अगर आसाम ट्रिब्यून का आर्टिकल है, यहाँ पे बात की जा रही है प्रोमोट मिलेट्स अमंग द स्कूल स्टूडेंट्स। एक्चुअली कोकराझार के 2 स्कूल्स में होस्ट किया गया था अवेयरनेस मीटिंग, और इस अवेयरनेस मीटिंग का टाइटल क्या था? मिलेट्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन असम। इसका मेन एम क्या था? मेन एम यही था दैट कैसे स्टूडेंट्स को एडुकेट किया जाए और टीचर्स को एडुकेट किया जाए रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। क्योंकि मिलेट्स तो आपको पता ही है दैट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब था? 2023। इसके ऊपर में क्वेश्चंस भी आया था, राइट। सो व्हाट आर द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स? देखो क्लियरली बोला गया है दैट डिस्कशन जो है ना ऑन न्यूट्रिशन दैट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड,
राइट। मीटिंग इलाबोरेटेड ऑन न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, है ना, मतलब ये जो डिस्कशंस की गई थी मतलब इस स्कूल में, राइट, उसमें इलाबोरेट किया गया दैट मिलेट्स का न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स कैसा है, क्योंकि मिलेट्स अगर आप खाओगे तो आपको आयरन भी मिलेगा, जिंक, कैल्शियम कंटेंट सब कुछ मिलेगा, इससे आपके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। मिलेट्स आर नोन टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड कॉम्बैट हार्ट डिजीज ड्यू टू देयर न्यूट्रिएंट रिच कॉम्पोजिशन। जी हाँ, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा रिच होती है तो यस ये हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है और हार्ट डिजीज़ को भी कॉम्बैट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राइट। मिड डे मील स्कीम, राइट, क्लियरली बोला गया है दैट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जैसे स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट जिससे इंकॉर्पोरेट किया जा सके मिलेट्स इनटू मिड डे मील स्कीम्स, है ना, क्योंकि अगर मिड डे मील में बच्चों को मिलेट्स दिया जा सके तो उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी मीटअप होएगी, राइट। इनफैक्ट आसाम में भी मिलेट मिशन को इनॉग्रेट किया गया था, लॉन्च किया गया था 2022 में और ये रन करेगा टिल 2029 तक, है ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑफ कोर्स हमारे सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा जी के द्वारा लॉन्च किया गया था नवंबर 16, 2022 में। और इस आसाम मिलेट मिशन का फोकस क्या था? ऑन इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन तो लोगों का इम्प्रूव हुई बट क्योंकि मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो फार्मर को भी इनकम मिलेगा और इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगा और इससे क्या होगा? क्रॉप भी डाइवर्सिफाई होगा, राइट। नेक्स्ट इज प्रमोशनल ऑफ मिलेट क्रॉप्स। देखो क्लियरली बोला गया दैट टारगेटेड क्रॉप, दैट इज मिलेट प्रमोशन जो है मतलब आसाम में कौन कौन से मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है? 3 टाइप ऑफ मिलेट्स है, एक है फिंगर मिलेट, एक है फॉक्सटेल मिलेट और एक है प्रोसो मिलेट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोग्राफिकली कौन कौन रीजन में मिलेट्स की कवरेज हो रही है? बक्सा डिस्ट्रिक्ट, अब हर रीजन बक्सा डिस्ट्रिक्ट का नहीं बट यही कुछ पार्ट ऑफ बक्सा डिस्ट्रिक्ट, बोरपेटा, धुबरी, ग्वालपारा, गोलाघाट, जोरहाट, मोरीगांव, नौगांव, सोनितपुर, तिनसुकिया, उदालगुड़ी, राइट। सो दीज आर द रीजन्स जहाँ पर मिलेट्स के प्रमोशन को करंटली अभी के समय में अगर देख लीजिएगा यस इन रीजन्स में मेनली फोकस करके उगाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू का। यहाँ पे बात करेंगे सॉइल नीलिंग के बारे में। देखो सॉइल नीलिंग ये है क्या? ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे लैंडस्लाइड्स को रोका जाता है, क्योंकि जो हिली एरियाज़ होती है ना, सोचो ये हिली एरियाज़ है, अब ये दिस लैंड इज़ प्रोन टू फॉल डाउन, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉयल नेलिंग। सॉयल में जो बड़े बड़े नेल्स, बड़े देख रहे हो, लंबे लंबे बड़े नेल्स को घोप दिया जाता है, राइट। सो ये क्या किया जाता है, इससे जो है हमारे जो फ्लोर है ये स्ट्रेंथन होती है। तो वही बोला गया है, इसमें ड्रिलिंग, जेट ग्राउटेड और सॉयल नेलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू इन वॉल्स को रिटेनिंग वॉल कहा जाता है, इनको हम लोग रिपेयर करते हैं, राइट। देखो वेरी गुड एग्जांपल इज दिस, कैन यू सी दैट, राइट। ये यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है? दीज आर सॉइल नेलिंग, और ऊपर से नेट भी डाल दिया गया जिससे ये सॉइल जो है नीचे ना गिर जाए, समझ लो बात। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे जो है लैंड जो है अचानक से नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। और भी एक टेक्निक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसीडिंग टेक्निक। हाइड्रोसीडिंग से टेक्निक क्या होता है? जैसे ये सोचो बंजर ये लैंड है ना, इस लैंड के ऊपर आपका ग्रीनरी और कुछ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स भी डाल दिए जाते हैं मिक्स करके। इससे क्या होता है, कुछ दिनों बाद ही एकदम एक्सप्लेन रीजन्स में इस टाइप का आपको घास देखने को मिलेगा, राइट। अब जहाँ पर भी घास होगा तो वो ऑफकोर्स वहाँ की मिट्टी को होल्ड करके रखेगा, और अगर वो मिट्टी को होल्ड कर रखेगा तो यस ऑफकोर्स सॉइल इरोजन विल बी प्रिवेंटेड, समझ लो। तो इससे फ़ायदा क्या है? दैट इन अ लॉन्ग रन लैंडस्लाइड्स को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो दीज आर द टेक्निक्स दैट वी शुड नो हाउ टू reduce the impact of land, सॉइल इरोजन या फिर लैंडस्लाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट काटसा एक्ट के बारे में बात की गई है, दैट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। देखो ये अचानक से न्यूज़ में क्यों आ गया? क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में चल रहा है दैट चाबहार पोर्ट को रिलेटेड इंडिया और ईरान 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, बट यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने वार्न किया है इंडिया को इस टाइप के बिजनेस डील से, क्योंकि यूएस ने क्लियरली बोला है दैट इस टाइप के बिजनेस डील अगर किया जाए तो इंडिया में वेलकम पोटेंशियल सैंक्शंस अगेंस्ट द काटसा एक्ट। सो काटसा इसको इनैक्ट किया गया था 2017 को। ये एक यूएस लॉ है जो क्या टारगेट कर रही है कंट्रीज़ को, वैसे कंट्रीज़ को जो क्या रशिया या फिर नॉर्थ कोरिया एंड ईरान के साथ अगर इंगेज करे कोई भी इकोनॉमिक कोई भी मतलब मिलिट्री या फिर इकोनॉमिक इसमें, राइट। अगर ऐसा हुआ तो यूएसए उन पर इकोनॉमिक सैंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि यूएसए की इन तीनों कंट्रीज के साथ पटती नहीं है ना।
सो वही बोला गया, इट इम्पोजेस पेनल्टीज ऑन नेशन, नेशन में ये पेनल्टीज को इम्पोज करता है और कंडक्ट करता है एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रशिया, मतलब वैसे नेशन जो क्या रशिया के साथ ट्रांजैक्शंस कर रही है इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री एंटिटीज में, तो दोज कंट्रीज में पोटेंशियली कॉल फॉर सैंक्शंस अंडर दिस काटसा एक्ट। तो सवाल है, इंडिया में के बारे में तो हम लोगों ने पहले सुना था दैट इंडिया में ऐसा कोई पहले भी काटसा एक्ट को कुछ अमेंड किया गया था। वो क्या इशू था? देखो 2018 का इशू था वो। 2018 में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया था एक अमेंडमेंट काटसा एक्ट में, क्योंकि काटसा एक्ट में तो लिखा हुआ था ना, कोई भी देश अगर रशिया ईरान और इसके साथ अगर कुछ करेगा तो दे विल बी फॉलिंग अंडर दिस। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है दैट अगर आप S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहे हो देन यस यू आर इनवाइटिंग सैंक्शंस। समझ लो बात? सो मतलब वैसे तो बोला गया था, बट 2018 में इस एक्ट को सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए अमेंड किया गया था, जिसमें बोला गया था जी हाँ, बट इंडिया अगर ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहे तो इंडिया को हम लोग सैंक्शन नहीं करेंगे बाकी। बट सवाल होता है अभी क्यों कर रही है सैंक्शंस भाई? फिर देखो ये तब का बात है ना, S-400 के लिए एक्सेम्पशंस था, बट अभी अगर चाबहार पोर्ट के लिए अगर साइन कर रही है तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डील है, राइट? और यस दैट इज़ वाई यूएस जो है ये तर्क दे रही है दैट यस इंडिया को सैंक्शंस हम लोग कर सकते हैं, बट अभी भी किया नहीं गया। बट वो तो अच्छा न्यूज़ इन ट्रांजैक्शन है, देखो अब क्या होता है, सैंक्शन देता है क्या नहीं, राइट? सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।